नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे करगिल युद्ध में भारत की विजय की 25वीं वर्षगांठ की, भारत चीन संबंधों की और इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो करगिल विजय दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर। और देश के लिए वाकई में एक गर्व का विषय है ये, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कैसे इससे प्रेरणा ले सकती हैं। तो सबसे पहले इसी से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, देश ने करगिल युद्ध की जो विजय है उस पर 25वीं वर्षगांठ जो उसकी हमने बड़ा देखा, हमने किस तरीके से उत्सव पूरे देश भर में मनाया गया। और जो द्रास की पहाड़ियाँ थी वहाँ से लेकर गलियों तक में जो आयोजन हुए उसमें जो भारत माता की जय का जो घोष हुआ, उसे शायद दुश्मन को अब तक पता चल चुका हुआ कि हमारी जो ताकत है वो कितनी और बढ़ चुकी है। सर, तो इस अवसर पर सर जब प्रधानमंत्री जी ने जो अपना संबोधन दिया द्रास में जो आयोजित मुख्य कार्यक्रम था, उसको कैसे देखते हैं आप? और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से अग्निवीर को लेकर भी एक बड़ी बात कही है, क्योंकि पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप उसको लेकर काफ़ी हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं सर आप इन दो विषयों को? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री की इस समय तो एज ए प्रधानमंत्री वो गए हैं, जाना ही था। 25वीं जैसे आपने कहा वर्षगांठ थी हमारी विजय की। लेकिन युद्ध के समय भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, हिमाचल में काम कर रहे थे। तो मुझे याद है 5 जुलाई 1999 को वो विजिट किए थे, और वही दिन था जिस दिन हमने टाइगर हिल को जीता था। तो एक बहुत बड़ा वो दिन था। और उन्होंने वहाँ उस दिन बोला भी था कि ये दिन मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा है, जिंदगी भर का एक सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो लाजमी था कि जब उस समय भी गए जब एक्चुअल लड़ाई थी, सबसे बड़ा दिन था। टाइगर हिल सबसे बड़ी चोटी की कैप्चर किया। उसके बाद आपको पता ही है कि अमेरिका ने फोर्स किया पाकिस्तान को, और समझौता हुआ, विड्रॉल हुआ, और 26 तक तो खैर युद्ध चला था। ये जो है 25 साल एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा यादगार है हमारे लिए। दोनों तरफ से जीत तो जीत हुई, प्लस जो हमारे जितने जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जितने शूरवीर थे, वीर बलिदानी थे, उनको याद करने का, उनकी वीर गाथा याद करने का, हमेशा याद रखने का। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको याददाश्त हमेशा रखने के लिए कि हम हमेशा याद करते रहेंगे। वैसे भी याद करते रहें हर साल, लेकिन आज के दिन वहाँ जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है, महत्वपूर्ण घटना पर। और देखिए, जहाँ तक उनका कहना है, उन्होंने वहाँ पर जो संदेश की बात आप कर रहे थे पाकिस्तान की, उन्होंने तो वहीं से शुरू किया। जब जय हिंद बोला तभी उन्होंने बोला कि ये पहाड़ी के उस पार भी ये सुनाई पड़ना चाहिए। और ये तो देखिए हर समय है, फौज जहाँ भी डिप्लॉयड है इंश्योर करती है कि जब वो जय हिंद बोलें तो जहाँ भी अगर LC पर हैं दूसरे को जरूर सुनाई पड़े कि क्या किस जोश और जज्बे के साथ ये कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जो बातें बताई उस समय की कि हम सत्य की जीत हुई, हम चलते रहे अपने पाथ पर, और लड़ाई हमने किस तरह से कैसे माहौल में जीती उन्होंने चूँकि देखा था, वही बात उन्होंने बताई। जवानों के बीच उस समय भी थे, अभी भी गए हुए थे। लेकिन देखिए, दो में थोड़ा सा अंतर है। उस समय जो लड़ाई चल रही थी, किस हालात में हुई, वो बात ही एक अलग थी। जरूर है, ये बात सही थी कि हम सरप्राइज्ड हुए थे, क्योंकि हम पता नहीं कर पाए थे, और ये चीज़ हो गई थी। हमें मई में पता लगा, 3 मई को पता लगा, जब कुछ जो शेफर्ड थे, गडेरिए थे, उन्होंने आके बताया कि वहाँ कुछ ऐसी हरकत हो रही है। और 5 तारीख को बल्कि पेट्रोल भेजी गई थी वहाँ। कैप्टन सौरभ कालिया गए थे, हमें याद है उस समय। और उसकी वजह से जो है उस पेट्रोल का क्या हालत हुई हम सभी लोग जानते हैं। तो ये भी हमको पता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी उस समय। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मोबिलाइज किया हमने, जिस तरह से हमने उनकी जवाब दिया, जिस तरह से हम जो है पूरी फौज मोबिलाइज, इनफैक्ट ये देखिए उस समय, हालांकि मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। अगर पीछे जाएं तो 1987 से वो सोच रखे थे, 1999 में जब मुशर्रफ राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसके ऊपर अच्छे आर्मी चीफ बने, तब इस पर उन्होंने चलना शुरू किया और वो चलते रहे इसके ऊपर।
फरवरी 1999 में उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्लानिंग कर ली थी जी, और वो इस पर अपनी तैयारी कर दी थी, वहाँ पर आते रहे थे। और देखिए उन्होंने बंकर्स तक बना लिए थे, जो कितना आसान काम नहीं हुआ सीमेंटेड बंकर्स बनाना, और इतने आगे तक आ गए थे। टोलोलिंग 4875, 53, 5353, सो S5140, ऐसी पहाड़ियों पर वो लोग पहुँच चुके थे टाइगर हिल के साथ। तो उसके बावजूद मोबिलाइजेशन करना, वहाँ पर उस इलाके में जाना, और करीब 2 लाख हमारी सेना उस समय मोबिलाइज हुई इसी बीच में, मई में ही जी। और सबसे बड़ी जो चीज़ वहाँ आई, जब देखा कि इतने दुश्मन वहाँ इंट्रेंच्ड हैं, जब हमारे हेलीकॉप्टर्स गए वहाँ देखा, कुछ हेलीकॉप्टर हमारे उसमें उन्होंने गिराए भी जी। तब पता लगा कि उनकी डिप्लॉयमेंट कितनी है जी। लेकिन अदम्य जोश, अदम्य साहस जी, ये दोनों चीज़ें थी। पूरी आर्मी हमारी 2 लाख तकरीबन आर्मी मोबिलाइज हुई इसमें जी। और ये वहाँ से हमने हर जगह से मोबिलाइज किया, सिर्फ LC और बाकी जगह छोड़ करके पूरी फ़ौज मोबिलाइज हुई। और जब वहाँ गए, शुरू के जो दिन थे मई में, तकरीबन 5-6 मई से हमारी आक्रमण शुरू हो गए थे, छिटफुट जो थे, बट देखा गया कि इफेक्ट नहीं आ रहा है उन बंकर्स पर, दुश्मन पर। तो लगा कि जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोफोर्स गन्स जी, और इसीलिए 1979 में 1989 में ये गन्स आई थी, और उनको हमें लाना पड़ा वहाँ पर पूरी देश से मोबिलाइज करके। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि बोफोर्स, अगर आपको याद है, स्कैंडल भी हुआ था जी। और उसके बाद कुछ समय बाद उस तत्कालीन सरकार ने बोफोर्स कंपनी को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था जी। तो बहुत मुश्किल था उसमें स्पेयर्स और मिलना जी, इनकी मेंटेनेंस होना जी। और कई बोफोर्स गन मैं आपको बताऊं कि ऑफ रोड पड़ी थी फॉर वांट ऑफ मेंटेनेंस जी जी। यहाँ तक कि जो उसके 32 प्लाई के टायर्स होते हैं गन्स के, जो कि ट्यूबलेस टायर्स थे, उनको जो है रिपेयर तक नहीं पॉसिबल हो पाया था। वो गन्स इसके लिए भी ऑफ रोड पड़ी थी जी जी। लेकिन हमारी भी रेजिमेंट थी, हमारी 139 मीडियम रेजिमेंट थी, जिसको ले करके हम पीस से, हम झांसी के पास थे, वहाँ से हम पूरी रेजिमेंट चली जी। और वहाँ हम एमनिशन के साथ, नॉर्मली जब आप मूव करते हैं तो एमनिशन और गन्स छोड़ के आते हैं जी। बट हम पूरी गन्स, पूरा एमनिशन, फर्स्ट और सेकेंड लाइन, मतलब रिजर्व एमनिशन भी ले करके आए, और 3 ट्रेन से हम लोग पहुँचे थे वहाँ। और उसके बाद हम पंजगांव की तरफ जा रहे थे। फिर हमारी एक बैटरी थी, जो कि हमारे उस समय के ऑफिसर थे, एक मेजर पुंडे थे, नितिन पुंडे, और विजय कुमार हमारे लेफ्टिनेंट थे, जो उनके साथ ये बैटरी पहली कारगिल में गई थी जी। कुछ दिन रही, फिर आई, और फिर दोबारा कारगिल में गई जी। और उस समय बोफोर्स देखिए बड़ा मुश्किल था ले जाना जी। रोड कंडीशन ख़राब थी जी। बोफोर्स को टर्निंग रेडियस बड़ा चाहिए था जी। इसमें उतना बड़ा टर्निंग रेडियस मिलता नहीं था वहाँ। तो हर समय कहीं जुगाड़ करना पड़ा, गन्स को अनहुक कीजिए, जो टो करके ले जाते हैं, कहीं खींचिए, कभी धक्का दीजिए। तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अदम्य जोश और साहस था, जिससे ये गन्स वहाँ गईं। और तकरीबन 20 रेजिमेंट वहाँ तकरीबन जो डिप्लॉयड थी, उसमें कुछ लाइट रेजिमेंट थी, एक रॉकेट बैटरी भी थी, 4-5 फील्ड रेजिमेंट थी, बाकी 13-14 पूरी बोफोर्स थी जी। और देखिए, आपको पता है कि बोफोर्स की वजह से ही वहाँ इफेक्ट हुआ टारगेट पर, क्योंकि जब देखा गया पूरी दुश्मन जो है पूरे वेल एंट्रेंच थे जी। उन्होंने अच्छा अपने ओवरहेड कवर लगा रखा था, बंकर्स बना रखे थे, और पूरी ग्रेडियंट चढ़ाई देखिए 40 से 60 से 70 डिग्री की चढ़ाई थी जी। कुछ जगहों पर टोलोलिंग बिल्कुल बगल में था, रोड के साथ था 4-5 किलोमीटर, जहाँ से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, और वहीं से उनका एम था कि ये पूरा हाईवे जो है उसको काट देना और अपना कब्जा कर लेना, कि हमारी सप्लाई ना हो, लेह को पूरा उधर से कारगिल और लेह को काट दें वहाँ से बिल्कुल ही। लेकिन समय रहते हुआ, और वहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल थी कि कोई फायर इफेक्ट हो नहीं पा रहा था उसके ऊपर, उन गन्स पर। 25 मई के आसपास, 25-26 आपको याद है, सरकार ने एयरफोर्स को भी दिया इजाज़त जाने की, लेकिन उन पहाड़ियों पर और इतनी चोटी पर एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतना इफेक्ट उन बंकर्स से छोटे टारगेट पर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बोफोर्स को हमने नई इजाद करनी पड़ी तकनीक, आप जुगाड़ भी कह सकते हैं, जो हमने किया। और उसकी वजह से एक हमने नया फायर, एक डायरेक्ट फायर होता है कि सीधी गन पर आप टारगेट पर करते हैं, वो 800 से 1000 मीटर तक मैक्सिमम करते हैं, टैंक्स पर, बंकर्स पर, प्लेन इलाके में जी। बाकी इनडायरेक्ट होता है, जो बोफोर्स 30 किलोमीटर तक कर सकती थी जी। लेकिन यहाँ पर हमको वो फायर 4-5 किलोमीटर तक मिला के करना पड़ा, जिसको हमने बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर जी। और वो ले करके हमने ट्रेनिंग दी, वहाँ फायर किया और उन बंकर्स को नष्ट किया, और उसका इतना इफेक्ट हुआ
5-6 राउंड में वहाँ पहुँचे और 4-5 राउंड में ही उन बंकर्स को नष्ट कर दिया और उसकी वजह से हमारी इन्फेंट्री को बहुत फ़ायदा मिला। वो एक तरह से बहुत कम के, हालांकि कैजुअल्टी तब भी थी बिकॉज पहले दुश्मन तो बहुत इंट्रेंच था, लेकिन तब भी बहुत फ़ायदा हुआ और दुश्मन वहाँ से हमारे कम कैजुअल्टीज़ के साथ हम वहाँ पहुँच सके और दुश्मन वहाँ से उसको भागना पड़ा। और कुछ जगह पर तो बोफोर्स की वजह से और फायर, बोफोर्स ही नहीं पूरा फायर मिला के हम कहें एयरफोर्स को भी इंक्लूडेड है, ऐसा हुआ कि जो बाकी पीछे का दुश्मन था वो अपने आप ही छोड़ के भाग गया कि जब देखा कि इतनी फोर्स थी। तो इस हालात में हम वहाँ पहुँचे थे। तो बहुत चीज़ें थी, लेकिन जो आपने कहा कुछ सीखने की चीज़ ज़रूरी है कि हमारे दुश्मन को हम कभी कम नहीं आंक सकते। जी बिल्कुल, आप कुछ भी कहिए, वो फरवरी से लेकर मई में पहुंच गए वहाँ और हमको भनक नहीं मिली। मतलब कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर भी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको हमें दूर करना चाहिए। दूसरा, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको हम कम नहीं कर सकते। ये सोच लें कि यहाँ शांति हो गई और हम शांत बैठ जाएं, वो भी नहीं कर सकते हम। देखिए एम्यूनिशन की कमी हो गई थी बोफोर्स की, साउथ अफ्रीका से एम्यूनिशन उस समय मंगा गया था जो रखा गया था। कुछ जगह हम चूँकि डिप्लॉयमेंट एरिया नहीं था, डिप्लॉयमेंट पीछे करना पड़ा, एम्यूनिशन बाकी सारी चीज़ें पीछे रखी हुई, और हुआ कि दुश्मन ने हमारे ऊपर काउंटर बॉम्बार्डमेंट फायर किया, उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तो इन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा और कर रहे हैं। अब इनिशियली 25 साल हो गए, लेसन्स लर्नड काफ़ी हुए हैं इसके अंदर। देखिए वहाँ पर ये भी देखा गया, एयरफोर्स बाद में आई, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी हुई, इसीलिए उसके बाद देखिए कारगिल रिव्यू कमेटीज़ बनी, 2-2, 3-3, उसके बाद कुछ एक्शन लिया गया। देखिए सीडीएस बनाए गए, थिएटर कमांड्स की बात हो रही है, डिप्लॉयमेंट्स देखे गए, कोऑर्डिनेशन इंट एजेंसीज़ का भी बहुत ज़रूरी हुआ, उनको भी किया गया। हर लेवल पर इंटेलिजेंस की जो कमी थी उसको देखा गया, और इंटेलिजेंस जो यूनिट्स थी, इक्विपमेंट लाए गए। तो ये सब चीज़ें की गई लेसन लर्न करके। और भी कुछ हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप देखिए जो शकातकर कमेटी थी उन्हें तो और बहुत रिकमेंडेशन दिए थे। फौज में तो कर रहे हैं, बाहर भी इन्होंने दिए, गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, इनमें क्या होना चाहिए वो भी अभी होना चाहिए। हालांकि ऑर्डिनेंस में भी किया है, आपने देखा कि बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें की गई जो एक चीज़ें हैं, और ये हम ये नहीं कह सकते कि सब हो गया, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो ऑन गोइंग है। सर, करगिल युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में ऐसे कौन से प्रेरक प्रसंग रहे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे? आजकल के युवा और बाकी लोगों के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा, एक तो हम कहते ही हैं कि जननी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी। अब उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं भी हैं इस धरती से अगर हैं तो इसकी रक्षा करना तो हमारा धर्म, कर्तव्य, सब कुछ है, माँ अगर मानते हैं तो। और ये था भी, देखिए उस समय भी मैं आपको बताऊं, हम वहाँ थे, मैं पंद्राज में, हम द्राज में डिप्लॉयड थे, एक द्रौपदी कुंड का एरिया था, वहाँ से हम फायर कर रहे थे। और पीछे देखिए लोग ट्रक्स में नौजवान आ रहे थे कि हमको जाने दीजिए, हमको हथियार दीजिए, अब राइफल दीजिए, हम ऊपर जाएंगे। तो एक जोश था, साहस था, हम लोग उनको बोलते थे कि देखिए बहुत बड़ा आपने काम किया है, यहाँ तक आए, वो जोश था। फिर किसी को, जैसे मैं कह रहा था, टायर रिपेयर नहीं हो रहे थे, किसी को, एक आर्मी, एक थे EME के हमारे, उनकी फैक्ट्री थी ग्वालियर में, उनको न्यूज़ मिला कि बोफोर्स ऑफ रोड है टायर की वजह से, वो खुद वो अप्रोच किए कि मैं अपनी पूरी टीम भेज रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ और हम रिपेयर करेंगे। कह रहे हमने उनको पीछे रोका कि वहाँ शेलिंग हो रही है, हम नहीं चाहते कि हमारे भाई जो हैं सिविलियंस उनको नुकसान पहुँचे। लेकिन ऐसे ऐसे जोश आए, तो ये जोश कायम होना चाहिए, लोगों को इतिहास पता रहना चाहिए कि क्या है, और हर समय हमको तैयार रहना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए। और हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को हमने एक बार सिखा दिया तो अब नहीं करेगा। देखिए 1965 था, 71 था, लेकिन 99 में उसने, हम लड़ाई तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी उस पर हुआ, बट हुआ तो ये। और उसने दूसरी चीज़ ले रखी है कि अब उसने सोच रखा है, जैसे आप देखिए भुट्टो ने बोला था कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। उसके बाद इन्होंने सोच रखा है कि जिहाद का नाम लीजिए, टेररिज्म एक वेपन इस्तेमाल कीजिए और भारत पर कीजिए इस तरह की कार्रवाई। तो इसके लिए हमारे जो ये पीढ़ी है, लोग हैं, हमको सजग रहना पड़ेगा
कि ये उनको जो है चीज़ें जो चाहता है अंदर से करना वो नहीं होने दो। जो अभी जम्मू में हो रहा है जी, रजौरी पुंछ में जहाँ हो रहा है कि उनके आदमी आ रहे हैं जी, ये चीज़ हमारी बाकी देश की जनता है, बाकी नौजवान है, उनका काम है देखना कि ऐसे लोगों को पहचानें, रोकें, बताएं सही जगह और ये चीज़ आगे नहीं हो। नहीं देखिए अभी तो हमने बात की कि लोगों में कितना जोश था, उत्साह था जी, लेकिन उसके साथ देखिए जो हम लोग लड़ाई में मैदान में थे जी, और एक चीज़ और थी, देखिए पहली लड़ाई थी मे बी गल्फ वॉर के बाद जी, लेकिन देश में हमारे देश में लोगों ने अपने टीवी पर देखा जी, हर एक चीज़, जी, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा बिल्कुल, हर एक का। जी, और इतनी चिट्ठियां आई, इतने लोगों के मैसेजेस लड़ाई के टाइम भी हमारे पास आए, जी। मीडिया के लोग आए, आप तो शायद उस समय नहीं आए हो। जी, 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 हम तो पढ़ाई कर रहे थे उस समय। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप उस समय लेकिन नहीं वो बिल्कुल थे। स्मरण है वो सब चीज़ें, खासतौर पे जब किसी शहीद का पार्थिव शरीर आता था तो उस मोहल्ले में, उस इलाके में जो माहौल हो जाता था, देशभक्ति का जो ज्वार फूटता था, वो सब हमारे भी इलाके से एक कैप्टन सुमित थे, वो शहीद हुए थे वहाँ पर, तो हम सब भी उस यात्रा में शामिल बिल्कुल हुए। यही चीज़ मैं कहना चाहता था कि जी। आप नहीं आए थे फिर जी। भी आप देखिए आपको याद है। जी, जी, तो उस समय के जो जनरेशन थी उनको अभी भी पता है जी, और हमें चाहिए कि आगे की जो हमारी जनरेशन है, जी। हालांकि अभी भी देखिए फौज की भर्ती या बाकी कुछ भी होता है, लोग आते जी। हैं, काफ़ी उसमें आते हैं। जी, मैं पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, आगे जी। हम बात करेंगे कई चीज़ों पर, जी, लेकिन इतने प्रेरक प्रसंग उस समय थे। आप देखिए जो हमारे यंग 26 ऑफिसर, जी, 32 जेसीओ, करीब 500 के आसपास जवान इसमें जी। शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त किए, बलिदान दिए अपना उन्होंने। जी, तो जी। कौन लोग थे? जी, इनका वहाँ पर कोई नहीं था, जी, ना उनकी ज़मीन थी, ना रिश्तेदार थे, ना घर हैं, कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले थे? कोई केरला तक के, कोटायम कहाँ से थे। ये भावना थी जिसको लेकर के गए और वही भावना मैं चाहूँगा कि देश के लोग लेके चलें, जी, जहाँ ये ना सोचे कि इसमें हमारा क्या है, जी, हमें क्या मिलेगा, हमको आपको नहीं मिले, देश को मिलेगा। जी, हम उसके लिए लेके ये चलेंगे, ये भावना लेके चलेंगे, ये प्रेरणा लेके चलेंगे और उस समय इनको याद करेंगे, सौरभ कालिया को, विक्रम बत्रा को, जी, और भी हमारे, अगर मैं नाम लूं जी। तो मैं किसी का नहीं छोड़ना चाहता हूं जी। 574 में से। जी, बिल्कुल। लेकिन ये लोग हैं, जो लोग अभी भी हैं, उनको भी, उनसे प्रेरणा जी। लें और उस तरह लेके चलेंगे तो हमारे देश का आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, जी, अभी भी नहीं होगा। हाँ, पहले गलतियां थी कि कुछ और मुगल ये वो हमारे ऊपर राज कर गए, जी। बट मुझे पूरी अब दे करके भरोसा है कि जैसे हमने कारगिल में किया, उसके बाद किया और हमारी ये जनरेशन उससे प्रेरणा लेके करती रहेगी, तो आगे जो है भारत के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। जी, बिल्कुल सर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 महीने में दूसरी बार अपनी चीनी समकक्ष से बातचीत की है। इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर भी वार्ता हो रही है। अभी हमने देखा कि एससीओ के जो सदस्य देश हैं उन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज भी की है। तो क्या मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है इसमें कुछ चाइना को लेकर हमारी पॉलिसी बदली है? दोनों देश क्या करीब आते दिख रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इन सब घटनाओं को? अनिल जी देखिए, जहाँ तक फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की विजिट की बात है, दूसरी मीटिंग एक ही महीने में है। एक ही महीने का आप बोलिए 25 दिन में है। जी, 4 जुलाई को एससीओ मीटिंग में, जिसमें प्रधानमंत्री तो नहीं गए थे लेकिन ये इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था, तो वो गए थे। जी, उसके बाद अभी मीटिंग हुई है जी, और ये भी मीटिंग आपको मालूम ही है। जी, तो ये दोनों मीटिंग का देखिए वहाँ बड़ा क्लियर मैसेज था। उन्होंने ये भी कहा, हालांकि देखिए हर मीटिंग औपचारिक तो मिलते ही हैं, बट जी। इसमें खास करके बात हुई है एलएसी की। जी, और एलएसी पर हमारे ये विदेश मंत्री ने ये ज़रूर कहा है कि एलएसी पर जो है पहले जैसी स्थिति होनी चाहिए। जी, जितने एलओसी के एग्रीमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं हुई हैं अभी तक, वो जो है उनको उन पर काम होना चाहिए और उनको ध्यान में रख के हमें आगे चलना है। जी, तो ये चीज़, इन बातों को ले करके हम पहले भी कहते रहे हैं और अभी भी उन्होंने यही बात रिटेलिएट की है कि जब अगर हम इनको छोड़ देंगे, इनको लेके नहीं चलेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, जबकि चीन का कहना कुछ और है। वो कह रहे हैं कि इसको पीछे रखिए आप जी, और ट्रेड की बात कीजिए, जी। बाकी चीज़ों की बात कीजिए, आगे बढ़ने की बात कीजिए। ये विजिट के बाद देखिए जो चीन का जो उनकी जो प्रतिक्रिया आई थी, जी, उनके स्पोक्स पर्सन ने भी ये बोला है कि भारत जो है कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिसकी वजह से एलओसी पर आक्रामक हो रहे हैं, जी। वो बढ़ रहा है वहाँ पर तनाव। जी,
और उन्होंने कहा कि इसको पीछे छोड़ करके हमें ट्रेड की बात करनी चाहिए और लोगों को वीज़ा मिलना चाहिए, डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो वो हमेशा पहले भी देखिए चीन नहीं चाहता था, क्योंकि उसको ट्रेड में उसको पता है फ़ायदा है जी। अभी भी देखिए $100 बिलियन का ट्रेड हमारा हुआ है, तो उसको मालूम है कि उसको नुकसान हो रहा है ट्रेड का। तो इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, जिसको कि साफ तौर पर हमारे विदेश मंत्री ने उनको बता दिया है कि हमको इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है मिलिट्री, जो आप मीटिंग की बात कर रहे थे, मिलिट्री लेवल पर टॉक्स की, देखिए 21 तो हो चुकी हैं 21 मीटिंग्स कोर कमांडर लेवल की और बाकी लेवल कुल मिला लीजिए तो हो रखी हैं, लेकिन बहुत कोई खास नतीजा नहीं आया है। ये जरूर हुआ है कि शांति बहाली है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। कोई जो पहले घटना होती थी कि एक दूसरे पर हाथापाई कर लें या क्रॉस कर जाएं, वो चीज़ नहीं होती थी। लेकिन अभी भी देखिए डेप्सोंग और कुछ और इलाकों से चीन पीछे नहीं हटा है। जो भारत कह रहा है कि पहले आप वहाँ से पीछे हटिए, स्टेटस को मेंटेन कीजिए और फिर जो है हम आगे की बात करेंगे। जो इवन हम ये कहेंगे कि एक तरह से जो पेट्रोलिंग एरियाज थे उसको भी जो है चीन अभी नहीं मान रहा है, जहाँ पर वो आगे आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि लेकर के जिस पर अभी भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। गतिरोध बना हुआ है, बिल्कुल गतिरोध बना है और बना रहेगा जब तक कि चीन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा। दूसरी चीज़ ये देखिए कि चीन कह तो रहा है, लेकिन चीन खुद ही जो है बॉर्डर पर अपने ट्रुप्स डिप्लॉय किए जा रहा है, वहाँ मिलिट्री बेसेज बनाए जा रहा है, कैंटोनमेंट्स अपने मिलिट्री एरिया डेवलप किए जा रहा है, गाँवों को डेवलप करके वहाँ जो है उनको मिलिट्री बेस में लगा रहा है, एयरफील्ड्स बनाया जा रहा है, रोड्स अपनी बनाया जा रहा है नज़दीक। तो वो अगर ये करता रहेगा तो भारत चुप तो बैठ नहीं सकता। बिल्कुल, आज है उसने 50,000 के करीब ट्रुप्स लगाए हैं, हमने भी लगाए हैं, बराबरी में हैं हम। तो हम भी अपनी जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये लगता नहीं है कि जल्दी कुछ हासिल हो पाएगा। हाँ, लेकिन भारत देखिए शुरू से है शांति का पक्षधर है। भारत हमेशा कहता रहा है कि हम बातचीत हर खुद भी बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, यूक्रेन और रूस को भी बोलते रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन को भी बोलते रहे हैं कि बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। तो अभी भी वही कहा गया, लेकिन संदेश मेरी तरफ से जो मैं समझता हूँ बड़ा साफ दिया उन्होंने कि ये जो क्लियर है कि LAC की अगर वो हालत रहेगी तो बाकी जगह पर हम इतने शांत नहीं रह सकते, और जो कार्रवाई अगर बढ़ाता रहेगा चीन उस इलाके में तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। और मैं इसमें भी जोड़ना चाहूँगा तिब्बत भी, हम नहीं बोल रहे हैं, बट आपने देख लिया कि अमेरिका क्या कार्रवाई कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हमको उधर भी देखना चाहिए कि चीन पर और प्रेशर पड़े। कैसे? जी सर, चीन के सहयोग से अभी फ़िलिस्तीन में 2 गुटों में समझौता हुआ है और वहाँ भी मिलीजुली सरकार बनने जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लड़ाई पर इसका कोई असर पड़ने वाला है? दूसरा, अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की यात्रा पर गए और वहाँ पर कुछ ठोस तो मिला नहीं, आश्वासन जरूर मिले हैं और नसीहत भी मिल गई है कि भैया ये जल्दी ख़त्म कीजिए, क्योंकि वहाँ पर घरेलू राजनीति इस समय हावी है अमेरिका में। तो सबको कैसे, दोनों घटनाओं को कैसे देखते हैं आप सब? देखिए जी, जो ये चीन की आप बात कर रहे हैं कि बीजिंग में 2 गुट, जो मुख्य गुट थे 2 इनके, एक तो फतेह और हमास, फतेह और हमास ये आए, यही नहीं 14 गुट हैं, 14 गुट हैं जी। ये 14 मीन्स 12 भी थे, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन जो ये फतेह का देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, 1999 में फतेह और हमास एक दूसरे के दुश्मन थे। 2006 के भी, उस समय थोड़ा कम थे। आप आइए 2006 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद तो दुश्मनी और बढ़ गई थी, बिकॉज फतेह ने बोला था कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमास आकर के उन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई 2007 में हमास ने। लेकिन इनको जो है ख़ास करके ये जो अभी इजराइल हमास की लड़ाई है उसके बाद चीन ने मिडिल ईस्ट में अपना, और मैं कहूँगा मिडिल ईस्ट ले लीजिए पूरा, अपनी वो बढ़ा दी थी प्रेजेंस दिखाने के लिए वहाँ पर। ईरान से आप देखिए, ईरान सऊदी अरबिया को मिलाया था। अब उन्होंने जो है इन गुटों को बुलाया, और ये अभी से नहीं है, पिछले आप देखिए तकरीबन मैं कहूँगा 6-7 अप्रैल तो अप्रैल से तो चल ही रहा है, अप्रैल से लगातार मीटिंग्स हो रही थी ये चीन में भी, और इनके जो मिडिल ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी जाते रहे हैं उधर। और इन्होंने अभी हमास और फतेह की जो मीटिंग कराई है
और उसमें बेसिकली एक इन्होंने जो बनाया है ग्रुप, नेशनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ग्रुप करके बनाया है, जिसका एम ये है कि पोस्ट वॉर जो गाज़ा है जी, उसके लिए एक मिलीजुली सरकार सबकी हो जी। इसमें। अब एम देखिए इसका, चीन का जहाँ तक एम है कि चीन अपने आप को पूरी तरह अब इजराइल हमास के या मिडिल ईस्ट में वो ला चुका है, दिखा करके कि हम भी एक मीडिएटर हैं जी, ये दिखाने के लिए कि हम जो है फोर्स नहीं करते जैसे उसकी इमेज है जी, उस तरह की, कि अब हम भी एक मीडिएटर हैं जी। अभी तक। वो दूसरी चीज़ वो ये दिखाना चाहता है इसमें कि अभी तक अमेरिका जो कर रहा है जी, वो लड़ाई करा रहा है, वो जो है इजराइल की मदद कर रहा है और नुकसान हो रहा है अरब्स का। जी, तो अब चीन ये दिखाना चाहता है कि हम तो पीसफुल आ रहे हैं, मीडिएटर कर रहे हैं, जी, हम इसके साथ हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं। जी, मतलब अगर हम पूरा मिलाएं तो ईरान, चीन और जो हौती और बाकी हैं, ये तो इन्होंने सिर्फ फ़तेह और हमास से बात हुई है जी, मेरे ख्याल से। अब अगली बार जो है हौती से भी करेंगे, जी, और हौतीज़ में करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है। जी, आप देखिए 6 महीने पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बोला था, चीन से बोला था कि चीन की दोस्ती ईरान से है और ईरान पर प्रेशर डाले कि हौतीज़ पर प्रेशर पड़े जी, कि वो जो है रेड सी में कार्रवाई नहीं करें। जी, तो अब जो है धीरे धीरे इसके साथ चीन मिडिल ईस्ट के मैप पर और उभरना चाहता है, जी, ये दिखा करके कि हम तो एग्रेसर नहीं है, हम एग्रेसर की मदद नहीं कर रहे हैं, हम जो है जो मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, और हो सकता है इस्लामिक वर्ल्ड का भी वो चाहे कि मैं उसमें अपनी पहुंच लगाएं। हालांकि वो चाहेगा नहीं इस तरह पूरे एज इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि और भी देश वहाँ पर हैं। तो जहाँ तक चीन का सवाल है जी, वो अपने इमेज बिल्डिंग के हिसाब से कर रहा है, जी। लेकिन इसको दूसरी तरफ से आप देखिए क्या ये सक्सेस हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू ने, इजराइल ने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि किसी हालत में वो हमास को बिल्कुल बर्बाद करेंगे, जी, और हमास की सरकार तो ऐसे ही नहीं वो देखना चाहते, जी, वो ये चाहते हैं कि उनका वहाँ पर कब्जा रहे। जी, तो ये जो चीज़ है उसमें, और अमेरिका जब तक नहीं आता तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत फ़ायदा आएगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि 14 संगठन जो अलग अलग थे जी, उनको एक जगह पर लाने में चीन सक्सेसफुल तो हो गया है। जी, इन विरोधियों को मिला देना ही एक बहुत बड़ी बात है। जी, तो उस लेवल पर तो ये है, लेकिन अब क्या इसके आगे चीन इनकी मदद करेगा, जी, आर्थिक या हम कहेंगे सैन्य मदद? जी, मुझे नहीं लगता डायरेक्टली तो नहीं करेगा। वो करेगा तो फिर उसकी पूरी बाकी जगह पर इमेज ख़राब हो जाएगी। जी, लेकिन ग्लोबल साउथ में, जी, ग्लोबल साउथ में जिसको चीन लीड करना चाहता है, भारत ऑलरेडी एक तरह से नॉमिनेटेड मैं कहूँ लीडर बन चुका है, जी, वहाँ पर भी चीन ये मैसेज देना चाहता है जी, कि हम सक्षम हैं इस तरह की चीज़ कराने में। जी, लेकिन दूसरा मैसेज भी जा रहा है जी, कि क्या अभी हमास और इसने इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ अगर चीन साथ में है तो क्या आगे अलकायदा और ISIS के पास भी जाएगा क्या? जी, ये भी हो सकता है। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि निगेटिव में भी जाती हैं। जी, तो ये अभी जो वहाँ की कंडीशन है, जो मुझे लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मैं जो अगेन दोबारा कहूँगा कि चीन ने अपना जो स्टेचर है वो थोड़ा सा ज़रूर इस मामले में ऊपर कर लिया है, बढ़ा लिया है। जी, जहाँ तक नेतन्याहू की बात आपने कही, देखिए नेतन्याहू बुलाए गए थे यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, गए वहाँ पर, और ये जो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद तो पहली बार गए हैं। अदरवाइज इससे पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, और इससे पहले जब भी बनते थे पहले 2 महीने में ज़रूर वो अमेरिका जाते थे। लेकिन अभी जो है नहीं गए थे, और नहीं गए थे इसलिए कारण था ओबामा से भी उनकी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं बनी थी, और जो बाइडन से नहीं बन रही थी शुरू में जब भी ये हुआ था। लेकिन लड़ाई के बाद ये आपने देखा कि कैसे कंडीशंस हो गई थी। पहले पूरी तरह सभी देश, पूरा अमेरिका उनके साथ था, बाद में वहाँ विरोध होने लगे। जो बाइडन भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा विरोध में था कि ये बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी ही कहे जा रहे हैं। शांति जो पीस प्रपोजल था जिसको बाइडन ने खुद लेके आए थे कि उससे उनका स्टेचर बढ़ेगा, उनका जो है राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बढ़ी थी, जो बढ़ेगी वो तो हुआ नहीं, ये नहीं माने। और खैर अब
बाइडेन का क्या हाल हुआ हम देख ही रहे हैं जी। तो एक कुछ चीज़ें लेकर के थी, लेकिन वहाँ पर गए और जाने के बाद भी देखिए क्या हुआ, तकरीबन 50 अमेरिकी सीनेटर्स नहीं आए उनके एड्रेस में। इवन बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग नैंसी पेलोसी जो थी, जो पहले स्पीकर थी, वो खुद नहीं आई। विरोध भी वहाँ पर हुआ। यहाँ तक कहा गया कि इजराइल से लोग गए वहाँ विरोध करने के लिए इनकी विजिट का, और वो लोग थे जो लोग चाहते थे कि बात करो तो हॉस्टेजेस की करो। वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया अपना, जरूरी था इनको कि वहाँ इजराइल में तो तालियां नहीं बज रही थी, कम से कम वहाँ तालियां बजे तो हुआ भी। स्टैंडिंग ओवेशन कुछ मिला बट उतना नहीं मिला। इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। पहले बाहर के एक राष्ट्राध्यक्ष बने जो कि चौथी बार एड्रेस कर रहे थे कांग्रेस को, तो ये भी एक चीज़ थी। लेकिन प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा देखिए उनको नहीं हुई। आखिरी समय तक ये नहीं था कि वो मिल पाएंगे जो बाइडेन से या नहीं। सही बात, ये भी चीज़ चल रही थी। लेकिन सारी चीज़ें हुई, गए, मुलाकात हुई, उन्होंने एक्सटेंड भी किया अपना स्टे वहाँ पर। अपनी बात उन्होंने कही और उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, शांति प्रपोजल की कोई खास बात नहीं की, नहीं भी नहीं बताया। उन्होंने होस्टेजेस की भी ज़्यादा बात नहीं की। अपने एम की वो बात करते रहे, क्या उनके ऊपर ताजदी हुई उसकी बात करते रहे। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद जो बाइडेन से भी मिले, कमला हैरिस से भी मिले। हालांकि कमला हैरिस तो नॉमिनेट अभी हुई हैं, बट उनसे भी मिले, वाइस प्रेसिडेंट से, और दोनों ने ज़रूर उनको मुख्य जो बात हुई वो ज़रूर हुई होस्टेजेस पर और पीस प्रपोजल पर। इसके बारे में वो ट्रम्प से भी मिले। ट्रम्प को उन्होंने फोटोग्राफ भी दिखाई कई चीज़ों का, और उसको लेकर के वो चाहते थे, ट्रम्प वैसे भी खैर सपोर्ट करते ही हैं, और इनको भी लगा, इन्होंने देख लिया कि अब जो माहौल है उसमें ट्रम्प का ही है, तो ट्रम्प के पास भी हो गए, बातचीत हुई। लेकिन एक चीज़ और देखिए, इस 24 घंटे में हुआ क्या है। हिजबुल्लाह ने काफ़ी अटैक किया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने भी वहाँ अटैक किया है, हौतीज़ कर रहे हैं। तो ये सब देख करके लग रहा है कि इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स की बात तो वहाँ ज़रूर की है। वो CIA या जो कुछ उनके जो चीफ्स थे उनसे ज़रूर मिले हैं, सैन्य जो लोग थे उनसे मिले हैं, और कुछ आगे की भी बात हुई है इसके बारे में। लेकिन अब उसकी बातचीत आगे पड़ेगी, क्या स्ट्रेटजी भी बदलेंगे और वो क्या करेंगे। लेकिन सैन्य मदद तो ज़रूर मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होगा नेतन्याहू को अमेरिका में भी या होम फ्रंट पर भी इससे। बिल्कुल सर। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने करगिल युद्ध से जुड़ी कुछ खास बातें बताई, और भारत और चीन के संबंधों में जो उतार चढ़ाव का नया एक दौर चल रहा है उस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी, और इजराइल फ़िलिस्तीन के संबंधों को लेकर और इजरायली प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर भी आपने विस्तार से चर्चा की। आपने आज के कार्यक्रम को भी ज्ञानवर्धक बनाया, और मुझे लगता है कि हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो ज़रूर इसे सराहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारगर्भित जानकारियां हैं जो सभी के जानने समझने योग्य हैं। सर, आप इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा कि क्योंकि करगिल युद्ध में भी आपने भाग लिया है, तो आपको कार्यक्रम के समापन पर हमारी तरफ से और हमारे पाठकों की तरफ से जय हिंद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।